ट्रंप, इमरान खान और मोदी, पॉपुलिज्म आखिर किस बला का नाम है और आजकल इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है और क्यों बहुत से लोग इससे घबराए हुए भी हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉपुलिज्म किस बला का नाम है और बहुत से लोग इस पर क्यों तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है अपने दोस्त रिजवान को। रिजवान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया दावत का और इधर बुलाने का। सर, बहुत आप हमारे जो व्यूअर्स थे आपको बहुत मिस कर रहे थे। यार, मैं काफ़ी देर से तहकीक कर रहा था इसके ऊपर, पॉपुलिज्म के ऊपर, कि एक तो नैरेटिव बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, कि पॉपुलिज्म बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आजकल मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं, वो बड़ा ख़िलाफ़ बोल रहे हैं इसके, वो कह रहे हैं कि पॉपुलिज्म ही सारे मसाइल की जड़ है। और यही चीज़ हम यूएस में भी देख रहे हैं कि बाइडन हो या हिलरी हो, वो भी इसको बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड करार दे रहे हैं। और पाकिस्तान में भी एक तबका है जो पॉपुलिज्म से घबराया हुआ है, इवन इंडिया में भी है एक तबका। तो ये क्या चल रहा है, क्यों इतने घबराए हुए हैं लोग? यार, पॉपुलिज्म का एक जो नैरेटिव बनाया ना, बयानिया बनाया है इन सब ने, बाइडन वगैरह ने, कि अव्वल तो ये ना फाशिस्ट है। हाँ, ठीक है, फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कि टू सम सेंस ये है भी। इसमें वो गलत नहीं है बिल्कुल भी, फाशिस्ट आइडियोलॉजी इसमें है, फाशिस्ट टेंडेंसीज इसमें है। लेकिन मसला दरअसल क्या है कि ये इसकी जो वो है ना, डालते हैं, शुरुआत करते हैं कि ये शायद कोई 20वीं सदी का एक प्रोडक्ट है जिसमें मसले अभी 100 साल पुरानी चीज़ है। तो उसकी वजह से ना, जो मोसोलिनी और हिटलर की वजह से आई थी, इससे पहले तो थी नहीं, इससे पहले शायद थी नहीं कभी, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन तारीख़ी एतबार से इसकी काफ़ी मैंने तारीख़ के अंदर हिस्टोरियंस का एनालिसिस भी पढ़ा है इसके बारे में। तो ये काफ़ी कदीम है पॉपुलिज्म एज एन आइडियोलॉजी, बहुत पुरानी है। वैसे वर्ड तो ये पॉपुलर से निकला है ना, कि वर्ड पॉपुलर से निकला, पॉपुलर वर्ड निकला पॉपुलेशन से, ठीक है। यानी कि जो शख्स ज़्यादा पॉपुलर है, मकबूल है, अवाम में मकबूल है, उसको पॉपुलिस्ट कह दिया जाता है। एक होती है शोहरत, फेम, एक होती है मकबूलियत। मकबूलियत और शोहरत में फ़र्क क्या है कि मकबूलियत में इंसान का जो असर व रसूख है ना, एक ग्रोह पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी होगी कि अगर हम फ़र्ज़ करें हिटलर की मिसाल ले लें, इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल, लेकिन एक मिसाल के तौर पर लें तो उसका जो असर रसूख था बहुत हाई था। यानी उसने लोगों को कहा कि जाकर हमने ये कर देना, तो लोगों ने उसको फॉलो किया। आप अगर ट्रंप की मिसाल ले लें, ट्रंप की, मुझे मेरे दोस्त ने अमेरिका से बताया कि तुम ट्रंप की रैलीज देख रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये तो बंदा जीत ही नहीं सकता। ये तो मुझे लग रहा है सिर्फ मजाक कर रहा है, इसने हिलरी क्लिंटन के लिए सिर्फ ना थोड़ी सी मुश्किल पैदा करनी है, उसके बाद इसने हार जाना, ख़त्म। लेकिन जब मैंने उसके जलसे देखे, उसकी स्पीचेस देखी हैं, जिसके अंदर उसने इतना लोगों असर रसूख था उसका, कि उसने जाकर लोगों को कहा कि ये बंदा आया, उसको बाहर निकाल दो, और लोगों ने उठा के बाहर निकाल दिया। यानी इन्फ्लुएंस असर रसूख वो बढ़ जाता है। ये होती है मकबूलियत। एक मशहूर आदमी, शोहरत याफ्ता आदमी, वो ये काम नहीं करवा सकता, ठीक है, और एक मकबूल आदमी वो ये काम करवा सकता है। उसके अंदर इतना असर रसूख लोगों के ऊपर आ जाता है। अब अगर हम ट्रंप की मिसाल लें, अब ट्रंप क्या गेम खेल रहे हैं इसके अंदर, अब थोड़ा सा पॉपुलिज्म को समझना बड़ा ज़रूरी है। पॉपुलिज्म हमेशा उस माशरे में पनपती है, ये बेसिकली एक कुदरती रिएक्शन है पॉपुलिज्म। इसको जो भी कह रहे हैं ना कि ये मैन्युफैक्चर होती है, मैनिपुलेट होती है, तारीख़ी एतबार से बिल्कुल झूठ है। ये हर उस तबके में, हर उस माशरे में पनपेगी जहाँ पे तबकाती तकसीम अपनी हदों को छूना शुरू कर, जहाँ पे ज़्यादती होगी, जहाँ पे रिजेंटमेंट होगी, जहाँ पे ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा होंगी, शिकवे बहुत ज़्यादा होंगे, और वो शिकवों का जवाब नहीं मिल रहा। शिकवे सिस्टम के साथ होंगे, शिकवे पहले तो होंगे सियासतदानों के साथ, और सियासतदानों के साथ अगर सियासतदान नहीं कुछ करते तो फिर निज़ाम से हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब जिस तरह ट्रंप क्या कर रहा है, ट्रंप के ख़िलाफ़ कन्विक्शन आई है न्यूयॉर्क स्टेट में, उसके ख़िलाफ़ जी। अब मीडिया ने, अब ये होती है पॉपुलिज्म के ख़िलाफ़ जो एक मीडिया भी कैंपेन चला रहा है, कि उसने ट्रंप, जो कि आप समझ लें कि चेहरा है अमेरिकन पॉपुलिज्म का, उसके ख़िलाफ़ जी कि ये हश मनी ट्रायल है। अब ये लीगली हश मनी ट्रायल है ही नहीं है। ये असल में यह कि उसने जो केस उसके ऊपर बनाया गया है कि इसने अपने कारोबार में झूठ बोला हुआ है, जो इसने रकूम कुछ दी हैं अपने
लॉयर्स को, वकला को, वो जिस मकसद के लिए दी थी वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई। इसने बेसिकली बोला मैंने अपने वकीलों को उनकी वो दी है। कहते हैं कि कैंपेन फाइनेंस रूल्स की रेगुलेशंस जो हैं उसमें उन्होंने नहीं, वो बेसिकली डिफरेंट चीज़, वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो असल में हुआ क्या था, इसने अपने वकील को पैसे दिए और लिखा इसने ये अपनी बिजनेस बुक्स में कि ये मैंने ना उसको उसकी वो दी है, फीस दी है, लेकिन उसने असल में वो पैसे आगे जाकर वो उस स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए कि ना चुप कर जाओ। ठीक है। जो केस उसके ऊपर बनाया था ना वो ओरिजिनली था कि इसने अपने बिजनेस रिकॉर्ड में झूठ बोला, लेकिन जज ने जो न्यूयॉर्क स्टेट के कानून के मुताबिक वो ज्यूरी को एक डायरेक्शन दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है कि जब तुमने कोई फ़ैसला करना है ना तो तुमने 3 चीज़ों की ना ध्यान में रखनी है फ़ैसला करते हुए, कि अव्वल तो जिस बंदे जो डिफेंडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इसने अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स में झूठ बोला है। दूसरी जो चीज़ कंसिडर करनी है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इस बंदे ने साजिश की है कि इस जो जिस चीज़ के लिए इस बंदे के ऊपर केस बना हुआ है कि इसने इसके थ्रू अपने 2016 के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है उसके कि उसके हक में फ़ैसला हो जाए इलेक्शन में। अच्छा, साजिश की है। तीसरा जो किया है कि इस बंदे ने साजिश की है टैक्स फ्रॉड की। ठीक है। ज्यूरी को ये डायरेक्शन जज ने दी, जिसको ट्रंप ने कहा कि ये मेरे ख़िलाफ़ ज्यूरी रिगिंग हुई है, लीगली नहीं हुई। ठीक है, जज ये कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि न्यूयॉर्क स्टेट के लोग तो मान जाएंगे इस बात, यानी वो तो कहेंगे भाई हमारे कानून के मुताबिक केस हुआ है। लेकिन ट्रंप दरअसल अब कर क्या रहा है, ट्रंप जो उसकी जो पॉपुलिस्ट बैकिंग है ना सारी, उसको ये बता रहा है कि ये जो निज़ाम है ना, पूरा निज़ाम ये अब तुम्हारे ख़िलाफ़ हो चुका हुआ है। ठीक है। और ये बेसिकली पॉपुलिस्ट की असल में सोच है। पॉपुलिस्ट नीदर लेफ़्ट ऑफ द पॉलिटिक्स होता है, नीदर राइट ऑफ द पॉलिटिक्स होता है। पॉपुलिस्ट होता है कि ये जो निज़ाम है ना, लेफ़्ट राइट जो भी है, इसको हमने रिप्लेस करना है, ये अब हमारे लिए काम नहीं कर रहा। इसकी अब आपको मैं मिसाल अगर दूँ तो तारीख़ी एतबार से जो अमेरिका है ना, अमेरिका इज़, आप इसको समझ लें कि आज के दौर का ना रोम है। अमेरिका की जितनी भी जो गवर्नेंस सरकार के जो स्ट्रक्चर है ना, कि कैसे इन्होंने डेमोक्रेसी को पूरा यानी पूरे मुल्क ग्रास रूट लेवल्स पे लेकर आना, उसकी जो बेसिस है ना उन्होंने रोम का रखा हुआ है। लेकिन टॉप लेवल पे जो डिफरेंस है ना अमेरिका के अंदर, वो है ट्राइकोटमी ऑफ पावर। रोम के अंदर ट्राइकोटमी नहीं थी, रोम के अंदर सिर्फ टॉप पे सेनेट थी, सिर्फ एक चीज़ है सेनेट है, दैट्स इट। अमेरिका ने इन तीनों को डिवाइड कर दिया कि जी बैलेंस ऑफ पावर रहे, तो हम जुडिशरी भी है, कांग्रेस भी है, वाइट हाउस भी है, इन तीनों ने गवर्नमेंट चलानी है। रोम के अंदर ऐसा नहीं था। लेकिन अगर हम पॉपुलिज्म की अगर हम जाए ना इब्तिदा से, तो अब रोम को समझने के लिए यह है कि रोम की जो मुआशरा था ना, वो था 6 तबकों में बिल्कुल डिवाइडेड था। ठीक है। सबसे निचला तबका था ग़ुलामी का, उससे ऊपर आते थे आज़ाद लोग, उससे ऊपर आते थे आपके फ्री, यानी उससे ऊपर आते थे प्लेब्स, ये वर्किंग क्लास, उसके ऊपर आती थी एक्विटे जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास, फिर आती थी पेट्रिशन जो कि आप कह लें कि एक टाइप के ताजिर हो गए, सनतकार हो गए, और उससे ऊपर सबके रोम के स्याह सफ़ेद के मालिक एक्वेस्ट्रियन। ठीक है, जो कि रोम की सेनेट में भी सारे बैठे हुए थे। रोम के अंदर उस वक्त उस दौर में आज से आप समझ लें कोई 2200 साल पहले जो उनका स्ट्रक्चर था, वो बेसिकली मुआशरा ये था कि इट वाज अ सिटीज़न, शहरी भी हैं, किसान भी हैं, लेकिन फ़ौजी भी हैं। ठीक है, यानी जंगों पे गए तो फ़ौजी, जंगों पे गए तो फौजी, वापस आए तो किसान और शहरी मज़दूर। लेकिन वहाँ पर अब एक ना बड़ी कंडीशन थी, बड़ी रोम की जाकर लड़ने के लिए कंडीशन ये थी उस दौर में कि मैं और आप रोम की आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। सिर्फ लैंडेड क्लास जो है ना, यानी बड़े छोटे जागीरदार, सिर्फ वो ही मसला कशी पे जा सकते हैं। रोम के अंदर लगभग 132 कबल मसीह में एक नौजवान सियासतदान था टाइबेरियस ग्राकस। उसने आकर इसको ना तब्दील करने की कोशिश की। ठीक है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले ना जो थी ना वो क्लास जिसके पास ज़मीन नहीं थी, जो कि बेसिकली मेजॉरिटी भी थी रोम की, मोर देन 60 से 70% वो आवाम थी रोम की जिसके पास ज़मीनों की कोई मलकियत नहीं थी।
उसने एक दलील पेश की सेनेट के अंदर कि हम क्यों ना जो रियासत की जो ज़मीन है जिस पे हम अपने इत्तेहादियों को कहते हैं कि यानी तो इत्तेहादी शहर हैं, इत्तेहादी रियासतें जो दूसरी रोम के इर्द गिर्द, उनको हम लीज़ दे देते हैं ये ज़मीनों पे, उसके बजाय हम लोग अपनी ही आवाम को अपने लोगों को ज़मीन दे दें, यू नो, बेहतर है हमारी, उससे फिर फ़ौज के लिए रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके ऊपर तो झगड़ा शुरू हो गया। अब वो वजह क्या थी कि जो सेनेट ने क्यों, रोमन सेनेट ने क्यों इत्तेहादियों को ज़मीनें रोमन सेनेट ने क्यों इत्तेहादियों को ज़मीनें दी थी, वो एक दूसरी तारीख़ है, लेकिन रोमन सेनेट ने इसके राह में रोड अटकाने शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आम रोमी शहरी को ये पता लगा कि हमारे हक़ में एक बंदा सेनेट में बात कर रहा है, तो वो मकबूल होना शुरू हो गया, उसकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ना शुरू हो गई। वो अवाम में से था, अब वो अवामी लीडर बनना शुरू हो गया था, उसके चर्चे होना शुरू हो गए थे। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सोचनी है कि जब इस तरह कोई रोम के अंदर सियासतदान, और यही चीज़ को ना ट्रम्प के अंदर भी है कि जब कोई बंदा अवाम में कुछ हद तक बड़ा पॉपुलर हो जाए ना, तो जो एक ऑलरेडी कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट स्टेटस को जो है ना, हाँ, वो सिस्टम ना घबराना शुरू होता है, थ्रेटन होना शुरू होता है कि ये बंदा ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ना मकबूल होता जा रहा है। हाँ। तो उन्होंने रोड अटकाने शुरू किए इस एग्रेरियन रिफॉर्म्स में। हाँ। उसका नतीजा इन द एंड ऑफ द डे ये निकला कि फाइनली जब सेनेट ने बात मान ली कि ठीक है हम ये रिफॉर्म्स करते हैं, रिफॉर्म्स ओके किए, लेकिन हरकत क्या की, उसके लिए ना जो सर्वेयर्स थे ना जिन्होंने जाकर पैमाइशें करनी थी ज़मीनों की और फिर अलॉटमेंट करनी थी, उसके लिए पैसे नहीं दिए, ठीक है। टाइबेरियस ग्राकस ने अपने लोगों को उठाया और धरना दे दिया, सेनेट पे एक टाइप का कब्जा कर लिया, ठीक है। उस धरने के नतीजे मुझे तो बहुत सिमिलैरिटी नज़र आ रही है सर, बहुत सी जगहों के साथ वो सिमिलैरिटी नज़र आएगी कि एक तो वो था जनवरी 6, आपको याद है? हाँ, बस आगे चुप ही रहे हैं आगे चुप ही रहते हैं, हम वापस जाते हैं अपनी बात पे। लेकिन उसका मसला क्या हुआ, जो रोम की जो ऑफ कोर्स जो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, उन्होंने भेज दी फ़ौज। टाइबेरियस ग्राकस और उसके लोगों ने लिटरली कोई वो नहीं की, मुदामत नहीं की, लेकिन पत्थरों से मार दिए गए वो सारे, अच्छा, कत्ल हो गए। वहाँ से सेनेट के अंदर फिर एक हमदर्दी पैदा होनी शुरू हो गया, अवाम के अंदर एक टाइप का हीरो बन गया। फिर टाइबेरियस ग्राकस के भाई को भी कत्ल कर दिया गया, क्योंकि वो भी इसी रविश पे चल पड़ा हुआ था। वो ज़िंदा था उस वक्त? वो उस वक्त ज़िंदा था। तो लेकिन जब वो बना सेनेट में आया तो उसके साथ भी फिर यही किया उन्होंने कि उसको भी कत्ल कर दिया, उसके भाई को भी कत्ल कर दिया। वो उसको पहले ही कत्ल कर दिया था, वो जिसने धरना किया था टाइबेरियस ग्राकस ने, उसको तो पहले कत्ल कर दिया उधर ही, और फिर उसकी लाश भी फेंक दी उन्होंने दरिया में, कि क्योंकि और तारीख़ में ये भी बताया गया कि जो सेनेट थी उसने उसको ऐसा बादशाह कि ये बंदा जो है ना अपने आप को बादशाह तस्वुर करना शुरू हो गया, इतना मकबूल हो गया कि ये कहीं बादशाह ना बन जाए, जान छुड़ाओ इससे। जान तो उस बंदे से जान छुड़वा ली, लेकिन जो वो बंदा एक ग्रोह खड़ा कर गया हुआ था ना अवाम का, जो अवाम के ज़हनों को कर गया हुआ था, जो आपकी वो अवाम, रोमी अवाम, जिसको एक वो थी आस थी कि हमारी भी ज़मीन हो, हम भी काश्तकारी करें, वो उनकी आस पूरी नहीं हुई, तो वो तो रह गई। वहाँ से पॉपुलिज़म की ना पहली दफ़ा तारीख़ में पॉपुलिज़म हमें नज़र आती है कि एक ग्रोह लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया कि अब हमने सबसे पहले तो ये जो ज़मीनें हैं रियासत की, जो ये जहाँ दिल करे, जिस मर्ज़ी को दिल करे लीज़ कर देते हैं, और उसके बाद फिर हमें इसका फ़ायदा कोई नहीं मिलता, उसके लिए उन्होंने फिर जदोजहद करना शुरू कर दी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है कि उस वक्त रोम एक जमहूरियत है, ठीक है, और जमहूरियत के बारे में अरस्तू का एक बहुत बड़ा तनकीद है कि जैसी मर्ज़ी जमहूरियत हो, उसका इब्तिदा बिल्कुल जमहूरियत से होगी, लेकिन उसकी इर्तिका आखिर में अमरा शाही पे ही होगी, ओलिगार्की पे ही होगी, ये करप्शन पे होगी, वो वेल्थ जनरेशन पे, वेल्थ एक्यूमुलेशन पे ही होगी। और ये अरस्तू ने आज से 2500 साल पहले कहा हुआ है कि जो हमें भी फ्लैट्स नज़र आते हैं, ये जो हमें फ्लैट, यानी पाकिस्तान तो जमहूरियत कभी शुरू ही नहीं था हुआ, ये तो अमरा शाही
ये तो हमेशा से ही अमराशाही थी। अमरीका अलबत्ता जमहूरियत से और अब अमराशाही पे पहुंच चुका हुआ है, काफ़ी देर से पहुंच चुका हुआ है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम रोम का देखें तो 132 कबल मसीह में एक मूवमेंट शुरू होती है और वो 90 साल तक दहकती रहती है रोम के अंदर। इवेंचुअली क्या होता है कि उसमें वो काफ़ी ज़्यादा उसकी रीइटरेशन आती हैं, उसका काफ़ी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं उस मूवमेंट का। इवेंचुअली फिर रोमन रिपब्लिक का बिस्तर लपेट दिया जाता है। उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है यूलियस सीजर, ठीक है, जो कि पहले ओलिगार्की का हिस्सा था, लेकिन जब ओलिगार्की से उसको ख़तरा थोड़ा सा हुआ, क्योंकि उसके अपने सियासी क्या कहते हैं ना, सियासी एम्बिशन भी थे, उन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए वो इस पॉपुलर मूवमेंट का हिस्सा बनना शुरू हो गया। अब जब तक हम यूलियस सीजर पे आते हैं ना, टाइबेरियस ग्राकस के 90 साल बाद, 90 साल का वक्फा है। इस दौरान 2 दफ़ा कूप भी होता है रोम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलर मूवमेंट को उसी वजह से बूस्ट बड़ा मिलता है। उस कूप में बेसिकली होता क्या, जो अच्छा वो एक मूवमेंट चल रही थी, एक मूवमेंट चल रही थी, और वो यानी एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट नहीं थी, वो पॉकेट्स थी मूवमेंट की, यानी लोगों के जहनों में था, कि हमने ये करना। और वो अगर हम लोग उसका आज के दौर से मुकाबला करें ना जिहाद, तो वो कई गुना ज़्यादा इंतशार, कई गुना ज़्यादा फसादी मूवमेंट थी। उसके अंदर बहुत कत्ल व गारत भी हुई। यानी आप अंदाज़ा ये लगा लें कि एक इनका जनरल आया था जिसने पॉपुलर मूवमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। यहाँ से आपको पता लगेगा कि DHA जो है हमारे पाकिस्तान में, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी। इसका जो कॉन्सेप्ट था फ़ौजियों को उनकी सर्विस के बाद फिर ज़मीन देना, ये सबसे पहली दफ़ा इस जनरल ने किया था। उसका नाम था गायस मैरियस। रोम के अंदर उसको काफ़ी खूनखार जंग चल रही थी एक यूनानी बादशाह के ख़िलाफ़, और रोम काफ़ी ज़्यादा हार रहा था, वो जंग बुरे तरीके से हार रहा था जंग, और उससे फ़ौजी चाहिए थे। और फ़ौज का उस वक्त एक आपको मैंने बताया कि ये कोई टाइबेरियस ग्राकस के 40 साल बाद का वाक़या है कि फ़ौज की उस वक्त क्या शर्त थी कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। उसने क्या किया कि उसने तो ना ये शर्त ही हटा दी कि भाई ज़मीन होना ज़रूरी नहीं है, ज़मीन के बगैर भी जो लोग हैं वो रोमन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। उसने एक तो अव्वल तो ये शर्त हटाई, फिर दूसरी ने शर्त ये लगवाई कि जो जंग में लड़ेगा ना, उसको हम जो टैलेंटेड फ़ौजी होंगे ना, उनको हम ज़मीनों से नवाजेंगे। इससे एक फ़ायदा भी हुआ कि एकदम से फ़ौज में रिक्रूटमेंट बढ़ गई। नुकसान ये हुआ कि फ़ौजी जितने भी थे ना, वो अपने जर्नैल से उनकी वफ़ादारी रियासत से ज़्यादा हो गई। यानी वो रोमन स्टेट से इतने वफ़ादार नहीं थे जितने जनरल से वफ़ादार थे। और इसका फिर इवेंचुअली निकला क्या, रिज़ल्ट निकला कि कूप डेटा हो गया। और उस कूप डेटा के बाद कोई इस गायस मैरियस के रेफॉर्मेशन के बाद कोई 10-15 साल बाद एक पहला कूप हुआ। उस कूप के अंदर क्या हुआ कि जितने जो छोटे मोटे किसान थे ना रोम के, उनकी ज़मीनें उनसे ज़ब्त करके ना फ़ौजियों को दे दी गई। ठीक है जी। जिसके अब आप सोचेंगे इसका क्या हुआ होगा कि वो जिनको डिस्पोजेस कर दिया गया वो भी पॉपुलर मूवमेंट में जाना शुरू हो गए हैं। वो किसान भी आपसे अब किसान भी नाराज़ हो गए हैं। ठीक है। और फिर हुआ क्या कि अब ये मतलब जब ज़्यादती बढ़ रही है तो ऑब्वियसली फिर वो एक स्पेस बनेगी, एक स्पेस बनेगी। फिर वो लीडर्स उनकी आवाज़ बनेंगे, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या जिनके साथ ज़्यादती हो रही है उनके साथ, और वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। ठीक है। अब यानी आप ये देखें कि वो एक मूवमेंट है जो कि दहाइयों से चलती आ रही है और अब वो बढ़ना शुरू हो गई है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया, उसके अंदर तादाद लोगों की बढ़ना शुरू हो गई है। फिर इसके अंदर एक कंपाउंड इफेक्ट जो बहुत बुरा है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, जो कि इस वक्त अमेरिका भी फेस कर रहा है, वो है डेट एक्यूमुलेशन। अब आपने जिन लोगों से ज़मीनें लेकर फ़ौजियों को दे दी, उन फ़ौजियों को जिनको काश्तकारी करनी आती नहीं है, तो एक तो ये हुआ कि जिन लोगों से ज़मीनें ले ली गई वो भी आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई, और जिन लोगों से ज़मीनें ले ली उनका आपने रोज़गार छीन लिया, और इससे क्या होगा, इकॉनमी पे एक दबाव आ जाएगा, क्योंकि और वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो रही, मकरूज़ भी हो रहे हो आप, और आपकी वो ग्रोथ नहीं हो रही इकॉनमी में, और ग्रोथ भी नहीं हो रही। लेकिन वहाँ पे आपने एक बड़ी ही एक जो है ना एक क्लास आपकी पैदा होनी शुरू हो गई है, जो कि अमीर से अमीर तर होती जा रही है।
ठीक है। उसके बाद वाफर पैसे, उसके बाद वाफर। वो बड़े बड़े शाहाना, और वो रेंट सीकिंग एलीट है। यस, रेंट सीकिंग, वो ज़मीनों पे कब्जा करने वाली एलीट है। यस, हाँ, जो कि एक आमिर ने लीगल कर दी कि मैं ज़मीन खरीद लूँ और मैं वो मज़ारे हायर कर लूँ किसान, और वो जो बहुत लो वेजिस पे काम करेंगे, लेकिन जो असल किसान जिसको अपनी खेती समझ के काम करता था वो उससे छिन गई। अब वो किसान बेचारे किराए पे काम कर रहे होंगे किसी लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर। और इसके अंदर आप देखेंगे कि तबकाती तकसीम बढ़ेगी। आपने उससे ज़मीन ही छीन ली है। हाँ। अब आपने जिस बंदे के साथ ये ज़्यादती की है ना, जिन लोगों के साथ ज़्यादती की है, जिन इतनी तादाद में लोगों के साथ ज़्यादती की है, अब वो ऑफ कोर्स किसी निजात दहिंदा को तलाश करेंगे, ठीक करेंगे, किसी मसीहा को तलाश। उसके अंदर आता क्या है कि जब ये हुआ ना, पहला कू है, उसके बाद होता क्या है कि एक और कू होने की कोशिश होती है जिसके अंदर, और ये कू कौन लोग कर रहे हैं? ये जो पहला कू हुआ था ना रोम के अंदर, ये एक रोमन जनरल था कॉर्नेलियस सल्ला, उसकी फॉलोइंग आउट हो गई थी अपने मेंटोर जिसने ये मिलिट्री रेफॉर्मेशंस किए थे, गायस मैरियस से। ठीक है, उसने जाकर जी रोम पे चढ़ाई कर दी, और वो फिर बैठ गया, उसने कहा जी कि मैं अब सही करूँगा रोमी रियासत को, मैं सही करूँगा। वो सही करते करते मर गया। ठीक है, सही तो हुआ कुछ नहीं। वो हुआ क्या कि उसने, वही मैंने बताया ना कि ज़मीनें लेकर उसने अपने फ़ौजियों को नवाजा। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चल कर ये होता है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान एक बंदे का होता है, उसका नाम है यूलियस सीज़र का। अब यूलियस सीज़र जब कॉर्नेलियस सल्ला का हुआ ना कूप डेटा, इसकी फ़ैमिली ने ना, यूलियस सीज़र की फ़ैमिली ने उसकी मुखालफत की थी। अब आप मुखालफत तो नहीं करते जनरल की कूप डेटा को, तो फिर ऑफ कोर्स उसकी जो पूरी जो ख़ानदान की जो थी ना, एक वो असर रसूख था, एक लेगेसी थी, जायदादें थी, वो कब्ज़ हो गई। ठीक है, तो सीज़र के लिए ना फिर बहुत एक लंबा उसका सियासी सफ़र शुरू होता है, जिसके अंदर वो फिर दोबारा से ना ईवान इक़्तिदार के ईवानों में दोबारा वापस आता है थ्रू दो बंदे हैं जिनका नाम है, एक है क्रासस है जिसको आप समझ लें कि वो रोम का मलिक रियाज है, और दूसरा बंदा आया था एक पॉम्पे। उसको आप पाकिस्तान में उसकी मिसाल नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसकी नहीं मिलती। इन दो बंदों ने ना सीज़र को बहुत ज़्यादा एक तो सपोर्ट भी किया, लेकिन इससे अपने फ़वाइद भी बहुत निकाले। अब क्रासस और पॉम्पे ये वो बंदे थे जो कि बिल्कुल भी पॉपुलिज्म के हक़ में नहीं, जो पॉपुलरिटी मूवमेंट थी ना उसके बड़े ख़िलाफ़ थे। ये वो दौर है जबकि पॉपुलरिटी मूवमेंट का ना एक मंशूर बन गया हुआ था एक टाइप का, उनकी एक ना कहते हैं ना कि क्राई बन गई थी उनकी, नारा उनका बन गया हुआ था कि ना कर्ज़ को ख़त्म करो। जो अवाम पे, जो गरीबों पे जो कर्ज़ चढ़ गया हुआ ना, ये इसकी वजह से, आमरीत की वजह से, ये सियासी कशमकश की वजह से, इस सारे कर्ज़ को ना माफ़ किया जाए। अब ऑफ कोर्स कर्ज़ देने वाले कौन थे? वो थे आपकी सारी ओलिगार्की, अमरा, वो कर्ज़ देने वाले थे, वो तो अपना कर्ज़ तो वापस लेकर छोड़ेंगे। तो सीज़र ने ना जब इन दोनों के साथ, पॉम्पे और क्रासस के साथ मिलकर एक प्राइवेट अलायंस की, उसको कहते हैं फ़र्स्ट ट्राइका या फ़र्स्ट ट्राइमविरात, और इन्होंने रोम चलाना शुरू कर दिया। अब रोम चलाया किस तरीके से? सीज़र इंतहाई पुरतशद्दुद इंसान, उसने अपने सियासी हरीफ़ों को कत्ल भी करवाया हुआ है, इंटिमिडेट भी बहुत ज़्यादा किया हुआ था उसने, और पॉम्पे और क्रासस को बहुत ज़ाती मफाद उसने दिया हुआ था जब वो रोम की उसने बागडोर संभाली हुई थी। उसके लिए फिर उसको नवाजा भी गया। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी, पाकिस्तान में भी हमारे पास एक मिसाल है जी, फिर नवाजा भी गया। नवाजने के लिए उसको जी 40,000 फ़ौजी दिए गए और कहा कि जाकर ना, आजकल मॉडर्न फ्रांस में ना या नॉर्दर्न इटली का उसको सूबा दे दिया गया कि इसका ना जाकर गवर्नर लग जाओ। अब सीज़र के अपने ज़ाती एम्बिशन भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, उसने जाकर सेनेट के हुक्म के बगैर जाकर एक जंग शुरू कर दी, और यहाँ पर उसने एक बड़ा एक काम किया जहाँ पर वो पॉपुलिस्ट बनना शुरू हो गया। उसने क्या हरकत की कि जितनी लूट मार हो रही थी ना उस जंग के अंदर, उसने उसका एक मखसूस हिस्सा ना रोम की ये जो पॉपुलरिटी जो गरीब तबका उसे देना शुरू कर दिया। उससे अब क्या प्रॉब्लम हुआ? वही प्रॉब्लम हुआ जो टाइबेरियस ग्राकस के ख़िलाफ़ हुआ था कि अवाम में सीज़र की मकबूलियत बढ़ना शुरू हो गई। पॉम्पे और क्रासस ये दोनों
जो थे ये तो नहीं थे ऐसा कुछ भी कर रहे। तो लंबी कहानी में छोड़ी करता हूँ, इवेंचुअली सीज़र ने इन सबको पूरा निज़ाम उठा के दरम बरम किया। जो रोमन रिपब्लिक जो जमहूरियत थी, अमराशाही, अब जमहूरियत तो मैं उसे नहीं कहूँगा, वो अमराशाही बन चुकी थी तब, उसको दरम बरम कर दिया। और लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही किया उसने। आज भी अगर आप उसकी मैं पढ़ता हूँ, तारीख़ पढ़ता हूँ, तो वो जो आम रोमी था, आम रोमन सिटीज़न था, उसके लिए तो था कि इसने बिल्कुल ठीक किया, इसने तो हमारी जान छुड़वाई है। और यहाँ तक कि जब सीज़र को कत्ल किया गया तो जो उसके कातिल थे उनको रोम से भागना पड़ा। वो वजह ही भागने की ये बन गई कि इवेंचुअली कि जो रोमन सिटीज़नरी थी, जो कि सबको सीज़र को अपना एक टाइप का निजात दहिंदा ही समझ रही थी, वो तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने गलत किया। हालांकि सीज़र के ख़िलाफ़ जो सीज़र ने बड़े गैर कानूनी काम, रोम के कानून के मुताबिक बड़े कानून तोड़े हुए थे उसने। उसकी फ़र्ज़ करें उसकी गवर्नरशिप 5 साल की थी होनी थी नॉर्दर्न इटली में, वो तो भाई 10 साल रहा गवर्नर। उसने इजाज़त ही नहीं मांगी, उसने सेनेट को कहा नहीं कि मैंने छोड़ ही नहीं गवर्नर, धौंस बन गई थी उसकी। लेकिन एक तरफ वो लोगों को भी खुश कर रहा था, एक तरफ वो लोगों में भी मकबूल था। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ समझनी है कि पॉपुलिज़म का फिर ये ना, पॉपुलिज़म की फिर एक डबल एज सॉर्ड है कि पॉपुलिज़म एक पॉइंट पे आ जाती है कि फिर कानून जो है ना वो बेमानी होना शुरू हो जाता है। कानून कैसे बेमानी हुआ कि सीज़र ने कानून तोड़ दिया, अवाम कह रही सही किया, यानी अवाम कह रही है ठीक है हमारे हक में, तो हमारे हक में तो सही है, जो कानून तोड़ा ठीक है, हमारे हक में तो सही है। अब यही चीज़ ट्रंप ने जब इलेक्शन किया था तो उसने भी कहा था, कहता मैं टाइम्स स्क्वायर पे बंदा मार दूंगा, कोई मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकता। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है पॉपुलिज्म के बारे में। और यही प्रॉब्लम आ जाता है कानून का भी। अब कानून का असल में मकसद क्या होता है? कानून का मकसद ये नहीं है कि उसने इंसाफ करना है। कानून का इंसाफ जो है ना वो प्रोडक्ट है द सिस्टम ऑफ लॉ का, कानूनी निज़ाम का एक प्रोडक्ट है। कानून का काम है कि उसने ताकत जो है ना उसको रेगुलेट करना है, ठीक है। ये जो हम लोग कहते हैं ना ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान में किधर है, ये ताकत का सरचश्मा कानून का काम है कि ये बन ही ना पाए। जब ये ताकत का सरचश्मा बन जाता है ना, वहाँ पे पॉपुलिज्म आना शुरू हो जाती है। ये ताकत के सरचश्मों की वजह से पॉपुलिज्म उभरती है। यानी पावर कॉरिडोर जब आप कह रहे हैं कि वो मस्त हो जाते हैं, यानी वो जब इतने ज़्यादा इंट्रेंच्ड हो जाते हैं सिस्टम के अंदर, हम बहुत ज़्यादा इंट्रेंच हो जाते हैं, यानी जो बैलेंस ऑफ पावर है ना वो इतना टिल्ट हो जाए एक तबके की तरफ, अमीरों की तरफ, तो पॉपुलिज्म आएगा ही आएगा। आप उसको रोक नहीं सकते। एट बेस्ट जो आप कर सकते हैं ना, जितना ये कहते रहते हैं हमारे यूट्यूबर्स भी कि ये तो जी लोग बनाते हैं पॉपुलिज्म, लोग नहीं, ये कोई बंदा बैठ के एस्टेब्लिशमेंट नहीं बना सकती, ये लोग ही बनाते हैं। असल में पॉपुलिज्म का होता क्या है कि ये हमेशा जब इसकी शुरुआत होती है ना, ये बड़ी स्कैटर्ड होती है, बड़े स्कैटर्ड ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे। ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है, और ये काम ट्रंप के दौर में भी हुआ था कि वो जो सारे ग्रुप थे ना उनको ट्रंप के नीचे इकट्ठा कर दिया, जैसे पाकिस्तान में भी किया था। पाकिस्तान में भी खान के पीछे इकट्ठा किया, खान के पीछे इकट्ठे किए थे, पीछे बड़े बड़े लोग इकट्ठे कर दिए थे। बट जो पॉपुलैरिटी थी वो खान की अपनी थी। और ये जो मुझे आपकी बात से सारा याद आया है, जो हमने अपनी आंखों से देखा 2011 में, जब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा करप्शन, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी लोग मर रहे थे, वाकई में उस वक्त खान का राइज होता है 2011 30 अक्टूबर को, जब लोग सिस्टम से अक चुके थे। तो लोगों ने कहा कि हमें अब नवाज और जरदारी के अलावा एक तीसरा चेहरा चाहिए, तब खान का राइज हुआ था। वो तो आजकल के ये जो चुन्ने मुन्ने आए हुए हैं, ये जो अब क्या मैं इनको कहूँ, जो कहते हैं कि जी कोई कहता पाशा ने खड़ा किया था, ज़हीरुल इस्लाम ने, ये वो, यानी उसकी पॉपुलैरिटी पहले से चलती आ रही थी। उसको कैश कराया, ठीक है, उसको इस्टेब्लिशमेंट ने दिए होंगे इलेक्टेबल्स। खैर वो इलेक्टेबल्स तो अब हम उस स्टोरी को भी दफन कर चुकी है पाकिस्तानी अवाम में। तो वो चीज़ पॉपुलिज्म मुझे पाकिस्तान में इस तरीके से याद आता है, और क्योंकि रिजेंटमेंट थी, बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट, गुस्सा था लोगों में, एक जिसे कहते हैं एक कमी का एहसास था। इसी तरह अब अमेरिका में हम देख रहे हैं कि जिस तरह ट्रंप का राइज हो रहा है, और ट्रंप की जिस तरह हम देख रहे हैं सपोर्ट, क्योंकि एक तबका अपने आप को मार्जिनलाइज फील कर रहा था, तो उसने इतना ज़्यादा
इतना एक्सट्रीम होके उसको सपोर्ट करना शुरू इतना एक्सट्रीम होके। और दूसरा ये कि ये तबका छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा तबका है। ये वो तबका है जिसकी आवाज़ कभी यानी मीडिया कभी सुनाएगा नहीं, मीडिया कभी इस तबके की आवाज़ नहीं सुनाएगा, मीडिया कभी भी नहीं सुनाएगा, मीडिया नहीं सुनाएगा। एक वो भड़ास, एक दूर दराज गाँव में बैठे एक किसान की भड़ास, वो क्या चाहता है कहना। हाँ जी, वो मीडिया का। और इसके अंदर मीडिया आवाज़ सुनाएगा तो आपको या तो बिजनेसमैन की सुनाएगा, या सुनाएगा जी कोर कमांडर क्या कह रहे हैं, या मीडिया बताएगा आपको कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या मीडिया बताएगा नवाज शरीफ क्या कह रहा है, या मीडिया बताएगा जरदारी क्या कह रहा है, या मीडिया बताएगा मरियम क्या कह रही है, या मीडिया बताएगा जी चेयरमैन PTI की जेल कैसी है। अच्छा, दूसरा क्या करना है मीडिया ने, क्या करना है कि हर चीज़ का जो है ना इल्ज़ाम डालना है चेयरमैन PTI पे या अमेरिका में ट्रंप पे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ट्रंप को 2014 से या 2014 से उसने अपनी कैंपेन शुरू की थी, आई थिंक 2014-15 में उसने शुरू, मुझे याद नहीं आ रहा, तब से लेकर अब तक वो बंदा अमेरिकन मीडिया का पंचिंग बैग बना हुआ है, ठीक है। और यही हाल पाकिस्तान PTI का। यानी आप कभी इवन जो आप देख लें खान की हुकूमत में, यानी कि महंगाई एक ही इशू था। यस, अब जब उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा है, अब क्यों नहीं कोई बोलता? अब कोई नहीं बोलता। अब शहबाज शरीफ को भी तीसरा साल है, जरदारी भी हुकूमत इंजॉय कर रहा है, मरियम नवाज की भी पार्टी है, इनको क्यों नहीं कोई कुछ कहता? ये क्योंकि ये अमरा शाही, ये अमरा, क्योंकि मीडिया ने बम्बारमेंट की हुई थी वो महंगाई, और अब 3 गुना ज़्यादा है। और पाकिस्तान की पॉपुलिज्म में और अमेरिका की पॉपुलिज्म में फ़र्क क्या है? नहीं, फ़र्क नहीं, सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी इन दोनों की शुरुआत हुई थी सियासी जमातों के ख़िलाफ़, सियासी जमातों के खिलाफ। अब ये हो गई हैं सिस्टम के खिलाफ हो गई हैं। जी। इंडिया अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा। मोदी, वो अभी हम मोदी का डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो आपने बात की है कि अमेरिका और पाकिस्तान में पहले सियासी शुरू हुई थी पॉपुलिज्म, सियासी लोगों के खिलाफ। मुझे याद है 2017 में जब पनामा केस आया था तो लोग कह रहे थे ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पावरफुल लोगों को उनका एहतसाब होना शुरू है। जब नवाज शरीफ की नैब में पेशियाँ शुरू हुई थी ना, हाँ जी, तो ये जो आजकल ये नून लीग के जो हामी जर्नलिस्ट हैं आजकल, वो भी उस टाइम ये डिस्कस करते थे कि यार दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट पावरफुल हैज़ टू फेस द नैब और एटसेट्रा। पाकिस्तान में वो पावरफुल उनकी नज़र में नवाज शरीफ था। हाँ जी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे याद है ये उमर चीमा वगैरह, ये वो जो बड़े इस टाइम अब इस तरह बात करते हैं, और ये तहा सिद्दीकी कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं, ये उस वक्त ये जो अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कहते हैं, ये उस वक्त वो भी बात करते थे पॉलिटिशियंस की कि जी बड़े बड़े अब शिकंजे के तले आ गए हैं। यस। लेकिन अब हम देख रहे हैं 6 साल बाद स्टोरी ऐसी उल्ट हुई है कि अब हर कोई स्टेटस को के खिलाफ नजर आता है। हाँ जी। अब वो सियासी पार्टियों को नहीं टारगेट कर रहे। हाँ जी। अब तनकीद होती है तो इस्टेब्लिशमेंट पर। अब आपको मैं यही बात बताऊं कि जहां पर अमेरिका के अंदर भी वो डेमोक्रेट्स को तो रगड़ा देते ही हैं, जो ट्रंप के हामी, जो कहते हैं पपेट्स हैं ये, पपेट, वो कहते, अब वो भी शुरू हो गए हैं इनके खिलाफ। यानी मैंने एक दफ़ा लिखा, ट्वीट की, दैट द US इज़ ऑफिशियली अ वन पार्टी स्टेट। तो लोगों ने नीचे लिखा येस इट इज़, इट हैज़ बीन सिंस 70s। यस। मैंने कहा अच्छा, ये तो मेरा ख्याल नहीं था कि इतनी पीछे थे। लेकिन अब वहाँ पर भी लोगों के अंदर, यानी वन पार्टी स्टेट कौन है, यानी वन पार्टी कौन है? वो पार्टी है जो कि कांग्रेस में नहीं बैठी, वो कांग्रेस से पीछे बैठी हुई है, जो लॉबीज हैं, जो दोनों को खुश रखती हैं। दोनों को खुश रखती हैं। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। यस। उनके एजेंडास के। तो और ये मैं बात आपको अभी बता रहा था कि अब अमेरिका के अंदर भी जो ट्रंप से डर किस चीज़ का है, यानी एक तो ट्रंप के ऊपर ना मीडिया ने बहुत बैशिंग की है, यानी शदीद बैशिंग की है। और यही काम बिल्कुल खान के साथ सेम स्टोरी है कि भाई अब तो वो हुकूमत भी नहीं है। हाँ, अब तो सरकार भी नहीं है उनकी। अभी भी ये जो इनके हैं, इनके गवर्नमेंट के पिट्ठू, ये अभी भी यही लगे रहते हैं कि उसकी गलती थी, वो पॉपुलिस्ट था, ये हो गया वो हो गया। हालांकि इनको समझना चाहिए कि पॉपुलिज्म जो है ये असल में मिडिल क्लास और उससे नीचे की मूवमेंट बनती है, और ये एक रिस्पांस होता है कि क्योंकि ये रिस्पांस होता है सिस्टम के अगेंस्ट भाई कि दिस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग फॉर। ये जो अब एक फ्रेंच फिलोसोफर ने एक बात बड़ी कमाल की थी उसका, कि जब आप अब इसके ऊपर बात बेसिकली ये अरस्तू ने एक बात की थी कि एक ऐसा आइन जो मतवस्त तबका बनाएगा ना,
वो आइन कायम रह सकता है, ठीक है, मतवस्त तबका मिडिल क्लास जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा ना वो चल सकता है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, 1973 का आइन बनाया किसने था? फ्यूडल लॉर्ड्स ने। दैट्स द प्रॉब्लम। अमेरिका का आइन बशर्त काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन बनाने वाले जितने भी थे आपके थॉमस जेफरसन हो गए, जॉर्ज वाशिंगटन वगैरह हो गए, दे वर ऑल लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, यही बात उसने फ्रेंच फिलोसोफर ने की थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसका मुझे कोट याद है कि कहता है कि जब कभी भी एक क्या कहते हैं क्रिमिनल माइंडेड इंडिविजुअल्स दे कम इनटू पावर ऑफ लेजिस्लेशन, दे विल ओनली मेक, वैसे कानून बनाएंगे जो उनको फ़ायदा देंगे, जो कि सिर्फ उनको फ़ायदा देंगे। पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स जितनी भी है ना, उनका इस कानून के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एवेंचुअली हमेशा एक सवाल रहता है। सवाल नहीं, वो सींग करा देते हैं, मतलब वो कन्फ्रंटेशन हो जाती है। अच्छा, इसलिए तो ये बहुत से जो अमेरिका में भी खबर आते हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं दोनों साइड्स पर, ये मुझे पाकिस्तान और अमेरिका की ना बड़ा सिमिलर पैटर्न लगता है। हाँ। कि दोनों साइड्स पर फिर ये पॉपुलिस्ट लीडर्स को ही सिर्फ लताड़ा जाता है कि शायद सिर्फ यही मसला है, दे आर द ट्रबल मेकर्स, बाकी हम सब ठीक चल रहे थे, हम आराम से शराबें पी रहे थे, हम अखबार आर्म चेयर लिबराटी, हम अच्छे से डायरेक्ट लगा के अखबार पढ़ते थे। ये क्या इसने सिस्टम ख़राब कर दिया है। पाकिस्तान में बड़े ऐसे राइटर्स हैं जो कहते हैं यार अच्छा भला तो चल रहा था मुल्क, ये अच्छा नहीं, अच्छा भला मुल्क चल रहा था, मतलब उनको पुराने मसले में वो कहते हैं कि मसला शुरू ही 2014 से हुआ है, धरने से हाँ जी, धरने से नहीं, बल्कि धरने से वो कहते हैं धरना तो इतना गंदा। अच्छा 2014 में धरना हुआ, मॉडल टाउन में क्या हुआ था? मॉडल टाउन भूल जाते हैं, APS भूल जाते हैं, हालांकि APS धरना ज़्यादा खतरनाक था। तो सर फिर यही समझ आती है ना कि वो सिस्टम के हामी हैं वो लोग जो इंटेलेक्चुअल का खिताब जिनको हमने दिया हुआ है, वो अमरा शाही के हामी हैं। अमरा शाही, देयर पार्ट ऑफ द अमरा शाही। यस, लेकिन वो उसमें भी एक वाइब लेते हैं कि जी हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो वाली वाइब भी मेंटेन रखते हैं, और कि जी हम घर बैठे बैठे एंटी इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं ना। हम जैसे लोग पकड़ लेते हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचे। वो मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी ट्विटर पे बात लिखी थी कि कुछ लोग इस वक्त जो सिस्टम से मुज़ाहमत कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, ये उन आर्म चेयर लिबर्टी के ड्रीम्स हैं। ये ख्वाबों, ये जो फैंटसीज होती है ना, जब वो देखते हैं ना कि हमारे दूसरे ग्रुप जो हमारे से आइडियोलॉजी से डिफरेंट है, हमारी आइडियोलॉजी से, जब उनको करता देखते हैं तो वो मज़ीद फड़फड़ा जाते हैं कि यार ये तो मेरी डोमेन थी सिस्टम के अगेंस्ट, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ लिखा ही है, जो करने वाले होते हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। यस, दूसरा एक तो ये जो आपने भी जिनकी बात की है, जो हमारा सूडो लिबरल तबका, और इवन इन अमेरिका भी, और हमेशा उनके जहन में बात आती है कि जो पॉपुलिज्म है ये बेसिकली ना फार राइट की, फार राइट है, डिक्टेटर है, फाशिस्ट है। लेकिन आप अगर इनकी पॉलिसी देखें, खान साहब की पॉलिसी देखें भाई, क्या वो पनाहगाहें, क्या फार राइट वाले करते हैं पनाहगाहें, क्या जो बहुत से सोशल इकदाम थे, ये सोशल फाशिस्ट, हेल्थ कार्ड किधर से फार राइट किधर से राइट की पॉलिसी है कि जनाब हमने लोगों को हेल्थ देनी है, फ्री में 10 लाख का वो देना है इनको, ग्रांट्स देनी है, यानी वो ग्रांट्स देनी है कि जाकर अपना इलाज करा सकें। कौन बंदा कोविड में जो इन्होंने दिए थे मंथली 12,000 रुपये कौन देता है? ये कहाँ से? अमेरिका में भी ट्रंप ने $600 मंथली आ रहा था जी, $1,400, $1,400 पर मंथ आ रहे थे। ऑन टॉप ऑफ दैट ट्रंप ने पता नहीं मिनिमम $1.5 लाख के ग्रांट्स अप्रूव किए थे स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस के। लेकिन जो ही बाइडेन आया उसने कहा इसको करो बंद। यानी मुझे समझ में नहीं आती कि ये किधर से पॉपुलिज्म जो है ना, वही मैंने जो पहले बात की थी, ना ही ये लेफ्ट लीनिंग है ना ये राइट लीनिंग है, ये सबको कहता है साइड पे हो जाओ। क्योंकि उसने सीन कराया हुआ है इस निज़ाम के साथ कि दिस इज़ नॉट वर्किंग। और ये आपकी डर इनको इस चीज़ का क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स अमेरिका के अंदर जो इनको डर बेसिकली किस चीज़ का है, अमेरिका ही की तारीख़ में 1933 के अंदर फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था जनवरी 1933 में। डेमोक्रेट प्रेसिडेंट था, और अभी तक हिस्ट्री में अमेरिका का सबसे जो है ना वो कहते हैं कि जी पाए का सदर वही है आफ्टर लिंकन ऑफ कोर्स। इसके ख़िलाफ़ ना एक कंस्पिरेसी हुई थी कू की फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के ख़िलाफ़,
उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि 1932 जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया ना अमेरिका में, और वो वजह उसकी यही थी कि स्पेकुलेशन बड़ी हाई हो गई थी, बैंक्स के पास पैसे इतने नहीं थे जितना उन्होंने कर्जा लेके स्पेकुलेट करके स्टॉक मार्केट में पैसा डाला हुआ था, जिस तरह आजकल। या आप बात कर रहे हैं 20s की, 1929 की, 1929 की। तो उस ग्रेट डिप्रेशन जब आया तो बहुत से लोगों का फिर इस्तेसाल हुआ, मौशी इस्तेसाल, काफ़ी लोग अपनी रोज़गार ही ख़त्म हो गया। अब ना यहाँ पर शुरुआत होती क्या है कि जंग अज़ीम अव्वल के जो वेटरन्स हैं ना अमेरिका के, अच्छा अमेरिका के अंदर ये है कि आपका नाम अगर ड्राफ्ट में आ गया ना तो आप यू हैव टू गो टू वॉर, आपको जंग पे जाना पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप अवॉइड करेंगे 3 साल कैद है, ठीक है। ये वही कैद है जिसकी वजह से मोहम्मद अली बॉक्सर को भी जेल में डाला गया था कि उसका नाम आ गया था वियतनाम वॉर में। उसने कहा मैं तो नहीं जाना लड़ने, तो उसे उसके सारे बेल्टें ले ली, उसको बैन भी लग गया बॉक्सिंग का, जेल में भी डाल दिया। तो अमेरिका में भी यही हुआ कि इन जो जवान अमेरिकी थे उनका ड्राफ्ट में नाम आया, उनको भेजा गया यूरोप में जंग लड़ने के लिए, लेकिन इनको किया गया, इनको रोज़गार, इनकी जो कमाई थी ना वो थी सिर्फ $1 दिन की। उसके मुकाबले में अमेरिका में उस वक्त जो बंदा मैकेनिक था या कोई और जॉब कर रहा था ना, वो उस वक्त $10 से $11 दिन का ले रहा था। अब ये जब वेटरन्स वापस आए, इन्होंने कहा कि तुम लोगों ने तुम्हें बड़ा लूट लिया है, यानी यानी $1 दिन का, तो ना हमारे साथ कुछ करो। उस वक्त जो सदर था ना वुडरो विल्सन, उसने कहा जी साढ़े को पैसे पूछे, कोई हमारे पास पैसे वगैरह कोई नहीं है, लैंड ले लो। नहीं वो नहीं अमेरिकी लैंड नहीं देते, अमेरिकी ज़मीन नहीं देते, अमेरिकी फ़ौज को कभी ज़मीन नहीं देते। वो चीज़ वो सीख चुके हैं रोम से कि ज़मीन नहीं देनी कभी वेटरन्स को। लेकिन उनकी पेंटागन के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो आई थिंक वो उनको अकोमोडेट करने के लिए होते हैं यार, वो जैसे कैंट, मिनी कैंट्स टाइप, जो फौजियों को अकोमोडेट करने नहीं, वो डिपेंड करता है। मैंने ना अपने एक कॉलीग से पूछा था कि व्हाट हैपन अमेरिका में क्या करते हैं, आपका जनरल अगर रिटायर हो तो क्या देते हैं। वो कहते हैं भाई उसको बस इतना पैसा देते हैं कि वो एक कंफर्टेबल घर खरीद सकता है। सही। वो खुद नहीं देते, वो ज़मीन नहीं देंगे, वो घर नहीं देंगे, वो कोई इस तरह वो कुछ भी नहीं करते। हाँ, वो उनके लिए ये फ़ायदा हो जाता है कि जितना सीनियर जनरल होगा उसको फिर आगे जाकर ऑर्डिनेंस कंपनी जो आपकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वहाँ पे बड़ी हेवीली पेड जॉब मिल जाती हैं। सिक्योरिटी कंपनी खोल सकते हैं। ये ब्लैक जो ब्लैक वाटर है, वो कौन है, वो बंदा नेवी सील का कैप्टन था, नेवी सील में कैप्टन था। तो वो इस तरह के काम करते हैं, वो ये रेंट सीकर्स नहीं बनने देते अपने फौजियों को। तो इन्होंने कहा कि अमरीकी के हम ना तुम लोगों को बॉन्ड्स देते हैं, और ये बॉन्ड्स होंगे 1945 में मैच्योर तो ना ये ले जाओ, पैसे नहीं हम दे सकते। अब वो बॉन्ड्स होने थे मैच्योर 1945 में, ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1929 में। ये जनाब अली कोई इनका मुझे सार्जेंट का नाम भूल गया, उसने बहुत बुरे हालात थे लिटरली इन सब के, तो कि इनके घर इनसे छुट के बेघर हो गए वेटरन्स, अमरीकी वेटरन बेघर हो गए कि इतने बुरे हालात होते हैं अमेरिका में वेटरन्स के साथ। इन्होंने जाकर कोई 2-3 लाख बंदा ना वाशिंगटन में चढ़ गए। इन्होंने जाकर चढ़ गए तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट था, सदर था, हर्बर्ट हूवर सदर था, उसने जनाब अली फ़ौज भेज दी। तो इन्होंने वेटरन जाकर क्या किया, कैपिटल हिल पे कब्जा कर लिया। ये तब भी हुआ है, ठीक है, 100 साल पहले भी हुआ था, 100 साल पहले लगभग ये तब भी हुआ था। तो फिर फायरिंग वगैरह हुई, ठीक है, कोई 25 से 26 वेटरन्स कत्ल भी हो गए। लेकिन जो उस वक्त हाजिर सर्विस जो फौजी थे ना, फिर उन्होंने 25 के करीब फौज वेटरन जो थे कत्ल हो गए, तो उन्होंने फिर रोक दी। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे फॉर्म यानी हमारे अपने सीनियर थे, हमने तो नहीं गोली चलानी। तो उसी दौरान फिर सदर रूजवेल्ट आ गया, इलेक्शन हुए, सदर रूजवेल्ट आया। उसने पहले तो यानी इलेक्शन से पहले उसने जाकर अपने इनसे बात की। उनका जो लीडर था ना, बोनस, इसको बेसिकली कहते हैं बोनस आर्मी, ये कि बोनस लेने आई है ये। उसने जाकर इन सबको कहा कि देखो, इनका जो लीडर था वेरी फेमस अमेरिकन जनरल, मेजर जनरल स्मेडली बटलर, जिसने किताब भी लिखी थी वॉर इज़ अ रैकेट, जिसमें उसने बेसिकली ये बताने की कोशिश की थी कि मैं मेजर जनरल, मैंने अपने मुल्क के लिए जंगें कम लड़ी हैं और अमरीकी कॉरपोरेशंस के लिए 3 बड़े आदमों पे गुंडागर्दी की है। यानी इन शॉर्ट उसने ये बात की हुई है उस किताब के अंदर। वो बोनस आर्मी का एक टाइप का ना अनऑफिशियल लीडर था। रोजवेल्ट ने उसे कहा कि यार अपने ना इन बंदों से बात करो कि मैं अगर सदर बन गया तो आई विल गेट कि मैं ना इनको इनकी बोनसेस पे करवा दूंगा। रोजवेल्ट आया, जल्दी से उसने इनकी पेमेंट की कि भाई घर तुम लोग तो घर को निकलो।
सबसे पहला काम उसने आकर ये किया था कि इनकी पेमेंट्स डिसबर्स की थी उसने। और तो वो फिर जब चली गई ये आर्मी यानी वेटरन सारे चले गए, उसने दूसरा काम जो किया ना उसने ये किया, अब आपको याद है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1972 में शायद सस्पेंड किया था निक्सन ने, जब उसने डॉलर को गोल्ड से अनपेग किया था। रोजवेल्ट ने भी ये काम किया 1933 अप्रैल में कि डॉलर को जो गोल्ड से इक्विवेलेंस था ना वो ख़त्म कर दिया उसने, पहली दफ़ा अमेरिका में हुआ था ये। अब उसका मसला क्या हुआ कि जो अमेरिका के जितने भी जो अमरा थे ना उनको तो चढ़ गया गुस्सा कि उनकी तो सारी ज़्यादातर दौलत थी सोने में, ठीक है। उन्होंने कहा ये तो इक्विवेलेंस ने ख़त्म कर दी तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये बेसिकली एक लीग बनी थी, अमेरिकन लिबरेशन लीग, फिर इन्होंने बनाई, इन्होंने एक कंस्पिरेसी बनानी शुरू की, कू डेटा की, ठीक है। इन्होंने मेजर जनरल स्मेडली बटलर को कहा कि तुम ना हम तुम्हें 5 लाख बंदे की आर्मी बना कर देंगे, 30 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी देंगे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कंपनी बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसके अंदर, जो जिनके ओनर्स, जिन कंपनीज़ के ओनर्स, मैं नाम नहीं लेता हूँ, उनके ओनर्स इसमें शामिल थे इस कंस्पिरेसी में। और इन्होंने कहा कि तुमने ना जाकर वाशिंगटन में मार्च करना है, कब्ज़ा करना है, रोजवेल्ट को तुमने हटाना नहीं है, उसको हमने बनाना है पपेट प्रेसिडेंट, पीछे से हम एक कौंसिल बनाएंगे जो कि मुल्क को चलाएगी, ठीक है। एक चीज़ मैं समझाता जाऊँ, ये वो दौर है जब अमेरिका के अंदर भी ना फाशिस्ट टेंडेंसीज बहुत बढ़ गई थी आफ्टर मसोलिनी एंड हिटलर। लेकिन जो अमरीकी अब लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, मसोलिनी बड़ा सक्सेसफुल था बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, बड़ा सक्सेसफुल उसने इटली चलाया है। उसने ऐसा नहीं था कि इटली में कोई मुआशी मसले मसाइल उसने बहुत काफ़ी हद तक ख़त्म भी किए थे। दूसरे मसले मसाइल ऑफ कोर्स पैदा हुए थे लेकिन उसने काफ़ी मसले मसाइल ख़त्म भी किए थे। अब उससे इंस्पिरेशन यानी इंस्पायर होकर ये इन्होंने भी कहा कि हम भी अमेरिका में ऐसी हुकूमत चलाते हैं। लेकिन जो स्मेडली बटलर, मेजर जनरल स्मेडली बटलर, वो नहीं था, क्या कहते हैं हमारे जो मादी में डिक्टेटर आ चुके हैं, वो उस तरह का जनरल नहीं था। उसने जाकर ये उस वक्त FBI, नई FBI बनी थी, उसके डायरेक्टर को जाकर शिकायत कर दी, बता दिया कि एक FDR के ख़िलाफ़ कू प्लान हो रहा है। और उसकी फिर एक कमीशन बना, तहकीक हुई उस पर काफ़ी ज़्यादा। आर्मी में काफ़ी बड़े बड़े जनरल्स के नाम भी थे उसमें, आर्मी के जनरल भी इन्वॉल्व थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जिन्होंने जापान के ऊपर, जनरल डगलस मैकार्थर, ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट कू। काफ़ी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स वो इस कू कंस्पिरेसी में शामिल थे। लेकिन जब कमीशन रिपोर्ट फाइनलाइज हुई तो उसमें काफ़ी लोगों के नाम निकाल दिए गए, छोटे मोटे लोगों के नाम डाल दिए, बाकी जो और उसकी जो असल में जो बताया गया कि FDR ने जो बड़ी मछलियाँ थी ना उनके साथ अपना कर लिया, एक डील कर ली कि तुम लोगों का नुकसान मैं बचा लूँगा, तुम लोग टेंशन ना लो, बस मेरे ख़िलाफ़ मत जाना। अब तो अब इसी चीज़, अब ये एक वो चीज़ है जो कि अमेरिका की तारीख़ का हिस्सा है, और ये ट्रंप ने अमेरिका को उस पॉइंट पे ले आया है कि ये तारीख़ शायद दोबारा दोहराई जा सके, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त पॉलिटिकल डिवाइड, जो सियासी तकसीम है, तबकाती तकसीम होती है तो सियासी तकसीम भी हो जाती है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ की सियासत, जो वर्ड पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स एक का जो इसकी जो वो है ना, जो जड़ है वो है पॉलिटिकोस। पॉलिटिकोस का मतलब है कि जो पहला हाफ है पॉलिट, उसका मतलब है शहर, और दूसरा के मुतल्लिका, तो शहर से मुतल्लिक जो भी चीज़ होती थी है ना उसको कहते हैं हम पॉलिटिक्स। तो अफेयर्स, सिटी अफेयर्स को, ये उसका ना लिटरल मीनिंग है पॉलिटिकोस का, सिटी अफेयर्स। तो यहाँ पे पॉलिटिकल अब सियासी तकसीम अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एवेंजेलिकल्स जो हैं, जो कि पूरी आपकी बाइबल बेल्ट को उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो ट्रम्प के बहुत बड़े हामी हैं। और अल जज़ीरा की मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था और मैं बड़ा हैरान था कि मेजर जनरल तक के बंदे जो है ना, वो पता क्या कह रहे हैं अपने फ़ौजियों को कि तुम आज के दौर के क्रूसेडर्स हो, मेजर जनरल लेवल के बंदे। और वो मैंने सर्विंग यस, मैंने अपने ट्विटर पर उनकी वीडियोस भी लगाई हुई हैं कि भाई ये तो अमेरिका तो तैयार हो रहा है असलीबी जंग के लिए। तो ऐसी बातें ना करें साडा उसका नहीं, अब ये सच्ची बात है। और
ये सपोर्टर्स भी ट्रंप के हैं। हाँ, तो ये बताने का मकसद मेरा ये है कि जहाँ पे पॉलिटिकल डिवाइड है, ख़तरा ये है कि मिलिट्री डिवाइड आ सकता है कि नहीं। हाँ, ये तो आती है, क्योंकि मिलिट्री भी उसी का हिस्सा है, का हिस्सा होती है, तो मुआशरे का हिस्सा होती है, मुआशरे का हिस्सा होती है, उसी शहर का और उसी पॉलिटिक्स का, उसी सोसाइटी का। यस, वो भी इन्वॉल्व होती है। और आपने नोट किया होगा कि ट्रंप ने बड़ी कोशिश भी की थी अपने सदारती दौर में, उसका नाम क्या, मार्क मिली था, उसको अपने साथ, मार्क मिली के बड़े इख्तलाफात सामने आए थे। हाँ जी, मार्क मिली के साथ बड़े इख्तलाफात सामने आए थे। ट्रंप ने बड़ा कोशिश किया था उसको कि मैं इसको किसी तरह इन्फ्लुएंस, असर और रसूख अपना कर दूं। उसने कुछ हद तक किया भी था, लेकिन काफ़ी हद तक वो पीछे भी रहा था, वो मार्क मिली। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आ गया जनरल, ऐसा, ये अब जैसा मैंने मेजर जनरल का आपको बताया, अगर कोई इस तरह का आ जाता है और वो ट्रंप का सपोर्टर निकल आता है, तो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर अमेरिका के लिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी तो है ना कि उनके बहुत से ऐसे हैं जज जो कंजर्वेटिव्स हैं या बहुत राइट की तरफ हैं, और उसका भी इल्ज़ाम ट्रंप पे लगाते हैं कि जी ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट को डिस्टॉर्ट उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से ट्रंप ने, क्योंकि निज़ाम को तब्दील करना है, पॉपुलिस्ट है, निज़ाम के साथ सिंगर आने हैं, तो ऑफ कोर्स जो ईजीएस्ट तरीका है इज़ थ्रू सुप्रीम कोर्ट से। और इसका आप ये देखें कि इसका नुकसान क्या होगा। इसका नुकसान ये होगा कि ट्रंप की अगर तो 7 जुलाई को, अब यहाँ ये चीज़ अब उन्हें सोचनी पड़ेगी कि अगर तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इतना लगा दिया कोने में, तो कहीं ब्लो बैक तो नहीं हो जाएगा। यानी इस वक्त पॉलिटिकल डिवाइड ठीक है, बहुत एक्सट्रीम पे है, मुआशी तौर पे लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। अगर आप देखें हाउस होल्ड डेट देखें, लोगों का बहुत बढ़ चुका है। 14 ट्रिलियन डॉलर्स का हाउस होल्ड डेट है लोगों का अमेरिका में, 14 खरब डॉलर, ये सब हाउस होल्ड डेट है। एक गवर्नमेंट डेट तो अलग है ना, ये हाउस जो कि लोगों ने क्रेडिट कार्ड, गाड़ियाँ लीज़ की हुई हैं, मॉर्टगेज, ये वो लोगों का कर्ज़ है। अमीर के ऊपर तो कर्जा होता नहीं है, ठीक है ना, अमीर के पास तो वैसे ही इधर उधर पैसे पड़े होते हैं। ये तो वो हैं जो मिडिल क्लास और उससे नीचे के जो लोग हैं, ये उनका कर्जा है। और इट्स टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उनकी बढ़ती जा रही है। मेरे अपने जानने वाले हैं, वो पिछले 15-20 साल से रह रहे हैं, और वो लिटरली ना बड़ी उन्होंने अजीब सी बात की कि पाकिस्तान वापस आने का सोच रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया? मैं सीरियसली संजीदा होकर सोचे हैं पाकिस्तानी आप लोग आ सकते। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर हमारे लिए रहना मुश्किल हो रहा है, हमारी यानी जब आए थे तब ख़र्चा सेविंग ज़्यादा थी और अब ख़र्चा बिल्कुल वही है। यानी अब ये हाल है कि घर उनके अपने पास है लेकिन अखराजात बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर यह है कि अगर ट्रंप की कन्विक्शन होती है तो फिर क्या होता है, और इसके ऊपर बड़ा सोचना पड़ेगा कि कहीं दोबारा से कोई संगी कंस्पिरेसी ना हो जाए। जो बाइडन बहुत ताकतवर, बड़ा मकबूल सदर नहीं अमेरिका का, हालांकि उसने कोशिश भी किया बाइडन ने कि मैं ट्रंप के वोट बैंक को तोड़ दूं। उसके लिए उसने क्या किया है कि जितने भी जो थे आपके ग्रेजुएट्स थे जिनको नौकरियां अच्छी नहीं मिल सकें, जो आज भी और जॉब्स करें, उनके उसने कर्ज माफ़ कर दिए। ये उसने ट्राई तो किया उसने, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे वही मैंने बात बताई कि ट्रंप ने जिन छोटे कारोबारों के ग्रांट्स अप्रूव किए हुए थे वो भी आकर उसने कैंसिल किए। तो ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन में अमेरिका आ गया हुआ है। ये तो अमेरिकी लिबरल बड़ा इस वक्त उछल कूद रहा है कि हमने दबा दिया है। इन्होंने पॉपुलिज्म की अगर तारीख़ पढ़ें तो तब भी ये हुआ था कि टाइबेरियस ग्राकस का कत्ल कर दिया था, उसके बावजूद वो रुका नहीं था। वो क्योंकि उस वक्त वो दौर ऐसा था, सोशल मीडिया नहीं था ना उस वक्त, तो वो चीज़ 90 साल तक भी चली जाती, एक्सटेंड हो गई थी, एक्सटेंड होती थी। अब वो फासले कम हो गए हैं, अब वो 2-3 साल में होती हैं वो चीज़ें, और यही इम्पैक्ट हमें 5 साल बाद जल्दी नज़र आ जाता है 90 साल के मुकाबले। और ये तब ज़्यादा वादे होती है जब सीइंग जो है ना निज़ाम के साथ लग जाएँ, जब सीइंग निज़ाम के साथ हॉर्न्स लॉक्ड विद द स्टेट, ठीक है। और यही चीज़ अब पाकिस्तान में भी आ गई है। हाँ, कि पाकिस्तान में भी हमने देखा, पाकिस्तान में भी यूएस में बड़ा सिमिलर पैटर्न है। हाँ जी। अच्छा, इंडिया में अब अगर सोचा जाए तो जो पॉपुलिज्म है वो ऑब्वियसली पॉपुलिस्ट लीडर है वहाँ पे मोदी। यस, मोदी वहाँ पे इस वक्त सिस्टम
के साथ खड़ा नजर आता है, क्योंकि हाँ जी। अब मजे की बात यह है कि पहले पुराना जो स्टेटस को था भारत का, जो कांग्रेस थी, जिसको लोग कहते थे कि ये अब एलिटिस्ट पार्टी है, ये हमेशा से मतलब एलीट रहे हैं और ये अमीर लोग हैं, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट है सारे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी अपनी स्पीचेस में कहता है कि जी मोदी के दोस्तियाँ हैं अदानी के साथ, अंबानी के साथ और इन लोगों के साथ। अब एक नई इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो गई है यस इंडिया हाँ में, जी। यानी कि पुराने स्टेटस को से नज़र ये आ रहा है फिलहाल कि एक नया स्टेटस को बना है मोदी वाला, मोदी का सिस्टम, बीजेपी, लेकिन वही पॉपुलिस्ट लीडर भी है। अब कई जगहों पे आप, जैसे आपने पुराना बताया रोम का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, कि पॉपुलिज्म टकराता है सिस्टम से। हाँ जी। भारत में वो टकराता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि उसके साथ खड़ा हुआ है फिलहाल। अभी तो खड़ा है वो। अभी अच्छा, ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, हम कल को क्या होगा वो नहीं हम कुछ कह सकते। अब वही बात आएगी ना कि राहुल गांधी ने तो ये भी कहा कि एजेंसियों ने हमारे खिलाफ, हाँ, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अब एजेंसीज हमारे अगेंस्ट काम कर रही हैं, बिजनेस हमारे खिलाफ हैं, कोर्ट्स हमारे खिलाफ हैं। अब आप ये देखें क्या हो रहा पूरा है, स्टेटस को। अब आप ये देखें राहुल गांधी क्या कर रहा है, ही इज प्लेइंग अ पॉपुलिस्ट कार्ड नाउ। ओह, वो अब क्या कर रहा है, वो जो कभी एलीट का पार्ट था स्टेटस को, वो एक पॉपुलिस्ट बनना चाह रहा है, वो एक पॉपुलिस्ट बनना चाह और रहा जिस तरह उसने लॉन्ग मार्च भी किया हाँ पूरे जी, इंडिया में, भारत जोड़ो यात्रा, है, जोड़ो यात्रा उसने की मैं है। बड़ा मजे की और लगी थी अब मुझे। हाँ। वो मोदी को और बीजेपी को जिस लेंस से लोगों को दिखाना भी चाह रहा है ना कि ये अब हो गए हैं ओलिगार्की और हम हो गए हैं अवामी। हाँ जी। अब वैसे मुझे नहीं लगता कि ये चल पाएगा, उसका बहुत मुश्किल है चलना इस तरह। एक मुश्किल कैंपेन को लेके चल रहा है, बहुत मुश्किल कैंपेन है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अच्छा ये मोदी के लिए बहुत आसान है, क्योंकि मोदी ने अपना शुरुआत से ये बताया कि मैं जनाब मेरी चाय बनाने से इधर तक पहुंचाऊं, उसके लिए बहुत आसान है। यस, राहुल मोदी ने एक स्टोरी बनाई हुई है। मोदी ने एक स्टोरी बनाई हुई है, मैं एक गरीब से आया हूँ, आप में से ही हूँ, आप में से ही हूँ, तो उसके लिए बहुत आसान है। राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये उसने जो किया ना, उसने जो बयान दिया, अब वो कोशिश करेगा कि अगले 5 साल मैं अपने पॉपुलिस्ट बेस बनाऊं। राहुल गांधी अब कोशिश कर भी सकते हैं, जो उसके पास अपोजिशन में भी नंबर्स हैं, अपोजिशन में नंबर्स हैं। दूसरा, मोदी ने जो काम किया ना, कि मोदी ने, अब देखें, अब अंबानी तो उधर ही रहा है ना, अंबानी ने कांग्रेस का भी खिलाया है, तो बीजेपी का भी खिलाया, टाटा ने सबको खिलाया है। अदानी एक एग्जांपल है जो मोदी तो मोदी की सपोर्ट से खड़ा हुआ है, मोदी की सपोर्ट से खड़ा हुआ है। इंडिया के अंदर ना अभी पॉपुलिज्म उस पॉइंट पे नहीं पहुंची, और मेरे ख्याल से अभी वो पहुंचेगी भी नहीं। बड़ी उनकी, क्योंकि यार उनकी सियासत बहुत कॉम्प्लेक्स है। उनकी सियासत में अभी तक जो उनके अंदर जो बेसिकली उन्होंने किया ना, एक ना बहुत डिफरेंट तब्दीली आई है उनकी उनके ना सोसाइटी में। उन्होंने बेसिकली लोगों को एक टाइप का ना इंडोक्ट्रिनेट किया है। जब से मोदी वगैरह है ना, आपने देखा होगा कि ना बड़ी फ्लैशी किस्म की मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं, पैसे वाली मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं, एंटी पाकिस्तान मूवीज़, और एंटी पाकिस्तान एजेंडा है कि जी बस हम बहुत पावरफुल हैं, हम मोदी इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन जो कि बचा सकता है पाकिस्तान से ये जी आतंकवादियों से और सारे ख़तरात से, चाइना से, इधर उधर से। हालांकि वो अलग बात है कि इनको मार भी पड़ी है, पाकिस्तान से भी पड़ी है 19 में, चाइना से 20 में पड़ी है, बट उन्होंने एक ऑरा बनाया हुआ है, वी आर द डिफेंडर्स ऑफ इंडिया। और दूसरा जो इन्होंने किया ना कि जो आपकी जो अमरा है, इंडिया की जो अमरा है, उसने ये किया कि लोगों को कहा है कि अमीर होना जो है ना भगवान का हुक्म है, यानी अमीर होना जो है ना वो बुरी बात है, अमीर होना ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, वो उन्होंने एक नई चीज़ निकाली, कि पैसा जो है ना, यानी दिखाया उन्होंने लोगों को कि विजुअलाइज किया कि पैसा होगा तो ज़िंदगी आसान होगी। ये तो इंडिया वही वाला नहीं आप देख रहे, 60s वाला इंडिया, 60s वाला अमेरिका। यस, ये 60s वाला अमेरिका, जब उन्होंने एक अमेरिकन ड्रीम बनाया था, जो कि नाइट में बन गया हुआ है, जो 90s 2000 तक पीक पे पहुंच के 2008 तक वो पीक। इंडिया ने अब वो शुरू किया है कि अब जिस तरह इंडियन ड्रीम शुरू किया उन्होंने कि इंडिया में पैसे की रेल है, देखो बिलियनर्स खड़े हो रहे हैं, अदानी बन गया इतना बड़ा बिलियनर, तो तुम भी बन सकते हो। अब उन्होंने लोगों को ना इस कहते हैं ना बत्ती के पीछे लगा दिया। अब लोग इस बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान के केस में, अच्छा अमेरिका तो क्योंकि निकला है, पाकिस्तान के केस में प्रॉब्लम क्या हुआ है कि वो बत्ती पता नहीं कब से लगाया हुआ है,
और वो पता लग गया कि ये सिर्फ बत्ती है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तो पहले बत्तियों के पीछे लगाया जाता था, अब वो बत्तियों के पीछे भी नहीं लगाया जाता। यस कि पहले अमेरिका था, फिर जी इस्लामाइजेशन से आकी, हाँ जी, फिर आ गया जी CPAC के जी गेम चेंजिंग। इस टाइम स्टेट भी कोई बत्ती नहीं दे रही, वो सारी बत्तियां फ्यूज हो गई ना पिछली, सारी बत्तियां फ्यूज हो गई हैं। वो स्टेट के पास सिर्फ ये नैरेटिव है कि 9 मई के मुजरिमों को पकड़ना है। हाँ जी, इससे ज्यादा नैरेटिव ही नहीं है स्टेट के पास। और ये यानी अब मतलब कोई फेक ड्रीम ही दे दो यार। वो टी इज फैंटास्टिक वाले को छोड़ दिया था, हाँ अभिनंदन को छोड़ दिया था, वो उससे बड़े मुजरिम 9 मई वाले। क्या बात है ये तो इसको लेकिन अब बात अगर हम इंडिया की करें, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि भारत में मोदी एज अ पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पर इमर्ज हुआ था। हाँ जी, तो क्या आप कह रहे हैं कि अब उसको रिप्लेस करेगा राहुल? मतलब मोदी अपनी पॉपुलिस्ट शेल्फ लाइफ पूरी कर चुके हैं। यार इसके अंदर एक चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट कि इसके अंदर मोदी अब अपनी या तो सियासत दोबारा से चार्ज करनी पड़ेगी, उसे कुछ करना पड़ेगा। एंटी पाकिस्तान नैरेटिव भी वो चलाएगा, लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि बीजेपी वाले भी सोच रहे होंगे कि शायद बंदा जो है ये अब सितारा इसका ख़त्म हो रहा है, इसकी बत्ती गुल हो रही है, तो अब कोई नया बंदा हम निकालें। अब आपको पता है कि बीजेपी में संजय गांधी का बेटा भी है, वरुण गांधी, जो मुझे लग रहा है कि काउंटर करने के लिए, क्योंकि मसला पता क्या है, बीजेपी की सारी सियासत थी राम मंदिर ही हार गए सर। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए हैं, वही बात कर रहा हूँ, उस इलाके में हार गए। तो वो जिस वो क्या कहते हैं यार, नारे पे वो एक जमात खड़ी हुई है, वो उसी नारे पे, उस नारे को पूरा भी कर दिया, उसके बाद बावजूद हार गई है। बहुत एक बड़ा पैगाम है कि मोदी ये मुझे तो लग रहा है कि मोदी तो शायद 5 साल भी ना निकाले, क्योंकि बीजेपी इस वक्त बीजेपी ने भी सोचना है कि इस बंदे को हमने चलाना भी आगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना मुस्तकबिल सोचना है। अच्छा, जैसे 2019 की बात करें, जो सेम पेज वाले दौर थे, यस 18, जब कहते थे PTI और ये यूथिए, ये जो 5G वॉरियर्स और फौज, ISPR सब एक पेज पे थे। यस, दे वर ऑल अगेंस्ट द करप्ट पॉलिटिशियंस। यस, पॉलिटिशियंस के, सियासतदानों के खिलाफ। यही चीज़ इंडिया में अभी हम देख रहे हैं। या अब वो भी सियासतदानों के खिलाफ है। अगर हाँ, वो सियासतदानों के खिलाफ है, और अगर इंडिया में स्टेटस को अपना कोई पलटा मारता है, इंडिया में वैसे तो हमें नज़र नहीं आता कि फ़ौज मुदाखलत करती है, लेकिन राहुल गांधी कह चुके हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज हमें तंग कर रही हैं। हाँ जी, राहुल गांधी, अगर इंडिया में उनका सिस्टम का कोई पार्ट मोदी के ख़िलाफ़ कोई हरकतें शुरू हो जाता है, तो जिस तरह पाकिस्तान में एक हमने 2023 में 9 मई के बाद एक कन्फ्रंटेशन देखी है, 9 मई वाले दिन भी अवाम वर्सेस मतलब स्टेट, तो इंडिया में अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़े स्केल का होगा कि अगर ये मोदी के खिलाफ अगर कोई केसेस वगैरह बन जाते हैं यार, यकीन करो ये बहुत डेंजरस होगा। अच्छा, ये बहुत ख़तरनाक है इंडिया की सियासत के लिए, बहुत ख़तरनाक, क्योंकि इंडिया अभी तो एक हवा में है कि डेमोक्रेसी अभी ना पता क्या है। हाँ। इंडिया इस तरह का कोई उनकी जो स्टेटस को है ना, वो कभी भी इस तरह की वो नहीं करेगा, मुदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि मईशत उनकी ऊपर जा रही है। सर मईशत तो हमारी भी सेट थी, और हमारी तो सेट थी यार, वही बात आ गई ना कि अब वहाँ पे मईशत हमारी भी सेट थी, ठीक है। हाँ। लेकिन आपका तो हो गया इधर वो सेम पेज वाले जो थे, वो बढ़ गया, वो कहा जी कि बढ़ गया, वो बढ़ गया था, क्योंकि वो ख़तरा नज़र आना शुरू हो गया था खान की शक्ल में। और वो जो कन्फ्रंटेशन हुई, वो मैं थोड़ी बात कंप्लीट कर लूँ कि वो US में भी देखी ना हमने कन्फ्रंटेशन। हाँ जी, तो मैं उसी कन्फ्रंटेशन की बात करूँ, अगर वो इंडिया में हो जाती है यार, इंडिया में ना मुश्किल है। बीजेपी वाले अगर सिस्टम से लड़ो, अभी वो सिस्टम का पार्ट है सर, उधर कॉन्फ्रंटेशन अगर तो फ़र्ज़ कर लें कि इंडिया में हो जाती है, फ़र्ज़ करें, अज्यूम कर लें, तो वो फिर 9 मई जो है ना, वो भूल जाएं आप उसे, वो तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो फुट नोट बन जाएगा जो इंडिया में होगा, क्योंकि इंडिया 6 जनवरी को भी भूल जाएंगे हम, 6 जनवरी भी भूल जाएं। इंडिया की जो सियासी लोगों की जो एक सियासी वाबस्तगी है ना, वो बहुत मजबूत है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यानी एक्सट्रीम है ज़्यादा, वो एक्सट्रीम है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे मोदी के साथ। अगर मोदी के साथ कुछ हुआ वो बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी के ख़िलाफ़ हालांकि कितने केसेस बनाए, $9 अरब का केस बनाया हुआ है,
वो लेकिन राहुल गांधी के साथ उन्होंने कोई उस तरह की हरकत नहीं की हाँ। जिस तरह पाकिस्तान में हुई है सियासतदानों के साथ। उन्होंने राहुल गांधी के पाकिस्तान में तो सर हदें ही पार होगी ना, मतलब शादी, इद्दत केस, बंदा पहले उठा लिया, केस बाद में बन गया। यहाँ पे तो मुज़क्का खेज है। यहाँ पे तो यानी वही बात मैंने की ना कि वहाँ पर अभी भी लोग जो है ना कानून की बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल। इंडिया में ये तब पॉसिबल है मौशी इस्तेसाल, किसी किस्म का कोई ग्रेट डिप्रेशन आ जाए, बहुत बड़ा रिसेशन आ जाए उसके, क्योंकि जितनी भी मैंने तारीख़ में पढ़ी है ना पॉपुलिज़म के बारे में, वो यही है कि जब मईशत सही ना काम कर रही हो, दैट इज़ द बेस्ट, वो बेहतरीन वक्त होता है पॉपुलिज्म के आने का, पॉपुलिज्म का जीतने का। तो अभी आपके ख्याल में एक एग्जिस्टिंग पॉपुलिज्म जो मोदी की वेव है अभी कुछ कायम रहेगी और उसके अगेंस्ट सिस्टम अभी आ नहीं सकता चाहते हुए भी? बिल्कुल भी नहीं आएगा। राहुल गांधी कोशिश करेगा कि मैं पॉपुलिस्ट बन जाऊँ, अच्छा मीनवाइल वो एक सेकंड पॉपुलिस्ट के तौर पे मर जाए, एक सेकंड पॉपुलिस्ट के तौर पे कोशिश करेगा कि मैं बन जाऊँ। और ये चीज़ हमें अगले इलेक्शन में नज़र आएगी क्लियरली, ज़्यादा क्लियर, हाँ 5 सालों में, कि कौन पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी खेलता है, कौन पॉपुलिस्ट नैरेटिव को हाईजैक करता है, ज़्यादा हाईजैक करता है। और ये देखें जब बड़ी लॉन्ग इनिंग्स है, जैसा कहते हैं ना टेस्ट मैच है, ये 5 साल का टेस्ट मैच है। टफ बैटल बिटवीन मोदी एंड राहुल। यस, वेरी टफ बैटल। लेकिन उनका जो मुझे लग रहा है ना इन 5 सालों में नहीं होगा वो टकराव जो पाकिस्तान में और अमेरिका में इस वक्त हो रहा है। हाँ, जो इस वक्त बहुत, क्योंकि लेकिन होगा इंडिया में एक दिन, हो सकता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है, एक तो वो बताते हैं मईशत की बड़ी हवा में बातें कर रही है, वो मईशत के बुखार में है, बुखार में। लेकिन जो सच्चाई वो ये है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है सर, 42% है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर। 21 साल से लेकर 35 साल तक के जो नौजवान हैं 42-42% के बेरोज़गार हैं। और शायद इसलिए वो जल्दी चूरन को ख़रीदते हैं, वो जो चूरन उन्हें मीडिया की तरफ से आता है वो ख़रीद लेते हैं। अब क्या हुआ है कि मोदी का जितना भी जो था ना वो एक सोशल मीडिया टीम थी, यानी उसके ऊपर भी मैंने ट्वीट की हुई है, वीडियो बनाई है उसके ऊपर, तो पूरी एक फ़ौज है उसकी ना, सोशल मीडिया आर्मी है उसकी, उसके ख़िलाफ़ एक ध्रुव राठी वो देखें एक यूट्यूबर है और देखो उसने उड़ा दिया, उसने बहुत उसका अमेजिंग कंटेंट उसने जो दिया बीजेपी के ख़िलाफ़। लेकिन फिर वही, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब पता लगेगा कि वो ध्रुव राठी किस सिम से चाहता है, क्या जिस तरह की उसने बीजेपी की क्रिटिसिज्म की है, क्या वो राहुल गांधी वगैरह की करेगा कि नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है उसका, टेस्ट है। लेकिन यही चीज़ मैं पकड़ रहा हूँ कि मोदी की जो पॉपुलिज्म है वो एक टाइप की फेल इस लिहाज से हुई है कि उसने यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को कवर नहीं किया, उसने बहुत, यानी पॉपुलिस्ट आया उसने लिबरल इकोनॉमिक्स को गले लगा लिया। हालांकि ये ना ही ट्रंप ने किया, नहीं खान ने किया कि लिबरल इकोनॉमिक्स को गले लगा लिया, इन्होंने नहीं किया। मोदी ने किया, ठीक है। दूसरा, खान के दौर में यूथ एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की हाईएस्ट तारीख पे पहुंची है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो रोज़गार, पाकिस्तान में 23 लाख पर ईयर लोगों को रोज़गार मिल रहा है। कोविड की मौजूदगी में आप 2008 से शुरू करें 2018 तक सिर्फ 13 से 15 लाख सालाना रोज़गार था। खान के दौर में सीधा 1 मिलियन का जंप। लेकिन ये काम मोदी नहीं कर सका। उसके दौर में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर गई है। लेकिन वहाँ से फिर आके अरबपति भी उतने ज़्यादा आए हैं, अरबपति हैं, यानी कि उसने ज़्यादा वही ना लिबरल, जो नियो लिबरल इकोनॉमिक्स है उसको उसने एम्ब्रेस किया उसने। और जो मेरे ख्याल से उसकी पॉपुलिस्ट बेस को हिट भी करेगी बहुत ज़्यादा। अब हिट करेगी और उस चीज़ को, उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है राहुल गांधी। और ये होगी एक टफ बैटल, बहुत टफ बैटल होगी। देखना ये है कि इस पॉपुलिस्ट वेव को कौन कैप्चर करता है इंडिया में। हाँ जी, पाकिस्तान और अमेरिका में तो हम देख रहे हैं हालात, कन्फ्रंटेशन हो रही है और जारी है और पता नहीं कितने साल चलनी है। और भारत में नहीं पता कि वो कब शुरू होगी कन्फ्रंटेशन पॉपुलिस्ट लीडर्स और सिस्टम के ख़िलाफ़। अभी तो वो सब एक पेज पर हैं। हाँ जी तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। हमें कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दीजिए और बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस पर डिस्कस करें। अल्लाह हाफ़िज़।